नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 75वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की। देखते हैं आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे। वैसे तो केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ को मुझे लास्ट वीडियो में कवर करना था, बट लास्ट में कवर नहीं हो पाया, तो यहाँ पे कवर करेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, किन ग्राउंड्स पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे मिलता है, कितने ड्यूरेशन के लिए लगाई जा सकती है, क्या इफेक्ट होगा अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई, क्या इफेक्ट होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, क्या इफेक्ट होगा स्टेट के फाइनेंशियल खर्चे पे, और फाइनली क्रिटिसिज्म ऑफ द एनर्जी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। और फिर आपका ये जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। तो आगे पढ़ने से पहले आई होप आपने एक किताब खरीद ली हो, किताब से पढ़ रहे हो। वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप बातचीत भी कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ की जब बात होती है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बताया था कि किस हद तक इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग हो सकता है, खासकर प्रेसिडेंट रूल वाली इमरजेंसी में। अब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज की बात की जाए, किसके टर्म्स में बात हो रही है, ये आर्टिकल 356 के टर्म्स में बात हो रही है, याद रखिएगा। अभी जो केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज में आपको बताऊंगा, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी पहुंच जाएंगे। तो भैया देखिए, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1988 में, आपके सामने लिखा हुआ। बाद में बोमई केस आया 1994 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया उन कारणों को, जिन कारणों के चलते अगर आर्टिकल 356 को लगाया जाता है तो वो प्रॉपर होगा, और वो कारण भी बताए जिनके चलते अगर 356 लगाया जाएगा तो 356 इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो कारण जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस में बोला कि अगर इस वजह से इमरजेंसी लगाई जा रही है, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, तो वो सही है। सबसे पहली चीज हंग असेंबली। अब आप बोलोगे हंग असेंबली क्या होती है। हंग असेंबली का मतलब होता है दोस्तों कि जनरल इलेक्शंस हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, सरकार चुन के आई। अभी कोई देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आजकल इलेक्शन में खड़ी होती हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि 100 सीटें हैं एक पार्लियामेंट, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि मान लीजिए किसी भी 100 स्टेट में 100 सीटें हैं। अभी उन 100 सीटें में से 5 पार्टी हैं, एक पार्टी को 20, दूसरी पार्टी को 20, तीसरी पार्टी को 20, चौथी पार्टी को 20, पांचवी पार्टी को 20। तो अभी किसी भी पार्टी की मेजोरिटी बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 100 में से एटलीस्ट 50 से ज्यादा जो पार्टी होगी, अगर उसको मिलते हैं वोट तो वो अपनी सरकार बनाएगी। नहीं तो आप एक काम करो कि जो 5 पार्टीज को 20-20 मिले तो कोई 3 मिलके 60 लोगों की कोalition बना के अपनी सरकार बना ले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हंग असेंबली का मतलब होता तब है कि असेंबली की जनरल इलेक्शन हुए, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में एक हम असेंबली हो गई है, सरकार बन ही नहीं पा रही है। अभी सरकार बन नहीं पा रही तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, वो सही होगा। ठीक है। फिर मान लीजिए इलेक्शन हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 मेंबर्स थे, एक पार्टी को 55 वोट्स मिले, लेकिन जिस पार्टी को 55 वोट्स मिले, 55 सीटें मिले, वो अपनी सरकार नहीं बना रही है, वो कह रही है हम सरकार नहीं बनाएंगे, और कोई कोalition मिनिस्ट्री भी नहीं बन पा रही है। तो कुल मिला के गवर्नर सरकार बना ही नहीं पा रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जब गवर्नर कोशिश करने के बावजूद भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार नहीं बना पा रहा है, तो भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। फिर आप देखोगे कि इलेक्शन हुए, एक किसी पार्टी ने सरकार बनाई, उसके मिनिस्टर्स राज कर रहे हैं। अभी हुआ ये कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हुआ और उनकी सरकार गिरा दी गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो मिनिस्ट्री रिजाइन कर देगी। अब यहाँ पे बात यह है कि कोई और पार्टी ऐसी है ही नहीं जो सरकार बना पाए, या कोई और ऐसी पार्टी है वो सरकार बना सकती है बट वो बना नहीं रही है। तो गवर्नर उसको इनवाइट कर रहा है कि आप आके सरकार बनाइए, बट वो सरकार बना नहीं रहे हैं, तो उस केस में भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। तो मतलब कि गवर्नर एक भाषा में मैं आपसे बोलूं, एक लाइन में बोलूं, पूरी कोशिश करेगा जो भी मेंबरशिप है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कि भैया सरकार बनवाई जाए, कैसे ना कैसे करके सरकार बनवाई जाए। बट गवर्नर पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर सरकार नहीं बनवा पा रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। हंग असेंबली समझ में आ गई कि मतलब हर पार्टी को इतने इतने वोट मिले कि किसी एक पार्टी की मेजोरिटी हो नहीं पा रही है, फिर कोई कोलिशन नहीं बन पा रहा हो, अगर कोई कोलिशन बन सकता हो तो वो बना ना रहे हो, उनकी आपस में लड़ाई चल रही हो, मेजोरिटी पार्टी है बट वो सरकार बना नहीं रही है, तो इन केसों में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। फिर देखिए, हमारे संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दी है, चौथा पॉइंट लिखा हुआ है किताब में
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दी है कि बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे संविधान के जो बेसिक फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म, 3 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार थी 1992 में, और नॉन सेक्युलर एक्टिविटीज की वजह से वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो भाई सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को कोई राज्य की सरकार वायलेट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन दे सकती है कि मत आप वायलेट मत करो। मैंने आपको सेक्युलरिज्म का बस एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से डायरेक्शंस होते हैं जो कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को दे सकती है, और वो डायरेक्शन संविधान में लिखे हुए हैं, बहुत हैं। और अगर राज्य की सरकार केंद्र की सरकार की बात नहीं मानती है, संविधान के अगेंस्ट आती, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये चौथा पॉइंट लिखा है। 5वें पॉइंट को अगर आप देखोगे लक्ष्मीकांत में, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि भैया देखिए, एक राज्य की सरकार जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, जबरदस्ती दंगे से धड़का रही है, वायलेंट एक्टिविटीज कर रही है, 2 कम्युनिटीज को आपस में लड़ा के स्टेट में अशांति का माहौल फैला रही है, तो अगर इस तरीके के काम में स्टेट गवर्नमेंट सीधे सीधे इन्वॉल्व मानी जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया, दंगे छिड़ गए, कोई वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इंटरनल स्ट्राइफ आ गई है स्टेट में, और स्टेट की सरकार उस इंटरनल स्ट्राइफ को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये सब वो केसेस हैं जहां पे एक प्रॉपर रीजन है कि हाँ भाई आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। किस केसेस में प्रेसिडेंट रूल को लगाना इम्प्रॉपर हो जाएगा? तो मान लीजिए कि एक मिनिस्ट्री सरकार चला रही थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अभी वो मिनिस्ट्री हटा दी गई, वो हार गई, उसके पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं रहा। तो जब वो हार गई उसके बाद गवर्नर को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ भाई कोई दूसरी मिनिस्ट्री बना ले, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन करके सरकार बनाने की कोशिश करे। अभी मान लीजिए एक मिनिस्ट्री रिजाइन करती है या उसको डिसमिस कर दिया जाता है या उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए गवर्नर ने ये कोशिश नहीं की कि हाँ भाई मैं एक अल्टरनेट मिनिस्ट्री लगाऊं, सीधे सीधे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, तो वो गलत होगा। गवर्नर पूरी कोशिश करेगा कि भाई सरकार बना दी जाए, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से। अगर सरकार को बनाने की कोशिश करने के बजाय सीधे सीधे गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है तो ये गलत होगा। फिर ये बोला जाता है कि भैया सरकार, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ, किसी एक मिनिस्ट्री ने अपनी सरकार बनाई, अभी गवर्नर को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है, ये जो मिनिस्ट्री है, ये मेजॉरिटी को कमांड नहीं करती, तो गवर्नर अपने मन मुताबिक बोल दे कि नहीं भाई ये मिनिस्ट्री अब मेजॉरिटी को कमांड नहीं कर रही है, मैं इस मिनिस्ट्री को बर्खास्त कर रहा हूं और प्रेसिडेंट रूल लगा रहा हूं, तो ये भी सही नहीं है। इस बेसिस पे भी पहले बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल लगवाया है, इमरजेंसी लगवाई है। मैं यहाँ पे इमरजेंसी बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल की, पहले कई बार बता चुका हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मिनिस्ट्री है और गवर्नर को लगता है कि ये मिनिस्ट्री मेजॉरिटी को कमांड नहीं करती है, तो उस केस में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट मतलब कि भैया हाउस में बहस होगी, वोटिंग होगी, और जो मिनिस्ट्री पावर में है उसके कितने लोग फेवर में है, कितने लोग अगेंस्ट में वोट डालेंगे, उस वोट से पता करने की कोशिश की जाएगी कि वो मिनिस्ट्री मेजॉरिटी को कमांड करती है या नहीं करती है। गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। फिर एक बात ये बोली गई कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी पार्टी ए की सरकार है और वो पार्टी ए लोकसभा में हार जाती है और लोकसभा में कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी जीत जाती है, तो मान लीजिए ए पॉलिटिकल पार्टी और बी पॉलिटिकल पार्टी की बनती नहीं है। अभी ए पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है किसी स्टेट में और बी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ गई सेंटर में, तो ए और बी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जो सेंटर में बैठी है वो गवर्नर से बोलेगा कि ए को हटा दो, नहीं हो सकता, ठीक है ना। ए की सरकार बनी रहेगी, सेंटर अपने मन मुताबिक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं कर सकता। फिर भाई अगर राज्य सरकार में किसी राज्य में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसी तरीके का वायलेंस होने लगता है, तो उस वायलेंस को दबाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना, प्रॉपर मैकेनिज्म को लगाया जाएगा। अभी वायलेंस हो रहा है, कुछ इंटरनल सबवर्शन हो रहा है, कुछ स्ट्राइफ हो रही है, कुछ परेशानियां हो रही है, कुछ दंगे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सीधे राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दो। अरे राज्य की सरकार को बोलो कि आप दबाने की कोशिश करिए, कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हाँ, राज्य की सरकार करती नहीं है कोशिश, जबरदस्ती दंगे भड़कवाती है, उस केस में राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, बट वैसे आप बर्खास्त नहीं कर सकते हो। फिर राज्य की सरकार में चीफ मिनिस्टर के ऊपर या उनके किसी मिनिस्टर के ऊपर अगर करप्शन के चार्ज लगे हैं तो इसके बेसिस पे आप राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते।
अगर कोई बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन आती है स्टेट में, तो पहले आप वार्निंग दोगे स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इस इमरजेंसी की सिचुएशन को ठीक करिए। स्टेट गवर्नमेंट को आप बताओगे कि आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, सेंटर पहले बताएगा। अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ। आपने अपनी मन मुताबिक उनको हटा दिया, वो सही नहीं है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर लड़ाई चलती है, बहस है कि नहीं भाई हम तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग है, तो मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार है किसी स्टेट में तो बीजेपी की सरकार सेंटर में इसको वहां पे गवर्नर्स रूल लगवा देगी, प्रेसिडेंट रूल लगवा देगी, वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है। आर्टिकल 360 के अंदर प्रेसिडेंट को ताकत दी गई है कि भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, क्यों लगाई जा सकती है और कब लगाई जा सकती है? तब लगाई जा सकती है जब देश के फाइनेंसेस खतरे में हो, जब देश में पैसा नहीं है, फाइनेंसेस खतरे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो खैर पाकिस्तान बांग्लादेश भी आ जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया का अंदर जो हिस्सा आता है, अगर वहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा खत्म हो रहा है, क्रेडिट को खतरा है, तो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हो। अभी 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने क्या बोला कि भैया देखिए प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया तो वो फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा। फिर किसी की कोर्ट के पास ये ताकत नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के डिसीजन के अगेंस्ट है। ये आया 38वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू। 38वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल बनाने की भी, सॉरी, ये आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल को लगाने की भी ब्लैंकेट ताकत किसको दे दी गई थी? प्रेसिडेंट को दे दी गई थी। और प्रेसिडेंट की ताकत मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ताकत। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल में भी क्या हुआ था कि 38वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू सारी ताकत किसको दे दी गई? प्रेसिडेंट को। और इसी 38वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने की भी ताकत प्रेसिडेंट को दे दी गई, और यह बोला गया कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर आप देखोगे जनता पार्टी की सरकार आएगी 1977 में, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास होगा, और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या बोलेगा कि भैया देखिए, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो अंडर आर्टिकल 356, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो अंडर आर्टिकल 360, इन सब के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू की ताकत अवेलेबल है। यानी प्रेसिडेंट ने भले ही प्रेसिडेंट रूल लगाया हो 356 के अंदर या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई हो 360 के अंदर, जुडिशियल रिव्यू की ताकत रहेगी, यानी जुडिशरी चाहे तो इस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। अब यहां पे बात हो रही दोस्तों आर्टिकल 360 की। प्रेसिडेंट रूल अब खत्म हो चुका है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, कितने दिन में अप्रूवल होना है, क्या क्या हो सकता है उसके दौरान, सब आपको बताता हूं। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। अभी एक बार अगर प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन दे दिया तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से उसको अप्रूव करवाना, और कितने दिन के अंदर अप्रूव करवाना है? 2 महीने के अंदर। तो 2 महीने के अंदर लोकसभा से भी राज्यसभा से भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को पास करवाना है। किसका? फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पे फिर वही बोल बच्चे जो कि मैंने प्रेसिडेंट रूल में भी आपको बताया था और नेशनल इमरजेंसी में बताया था कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी। अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा से भी अप्रूवल लेना है, राज्यसभा से भी अप्रूवल लेना है। अभी इस 2 महीने के अंदर अंदर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई और उसने फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूवल नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि नई लोकसभा चुन के आएगी। अब जब नई लोकसभा चुन के आएगी और उस नई लोकसभा की जो पहली सीटिंग होगी, उस पहली सीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर उस लोकसभा को डिसीजन लेना होगा कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आगे एक्सटेंड होगी या रोक दी जाएगी, बशर्ते इन द मीन टाइम राज्यसभा फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूवल दे दे। समझ गए? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, ओके, और उस समय लोकसभा है ही नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है ना, जब तक अगली लोकसभा नहीं आती, वो जो एग्जीक्यूटिव काम करता रहता है। अभी एग्जीक्यूटिव ने, लोकसभा के एग्जीक्यूटिव ने
और एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगले लोकसभा जब तक चुन के नहीं आती तब तक पिछली वाली लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते रहेंगे। मान लीजिए उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, अभी लोकसभा तो है नहीं, नई लोकसभा चुन के आनी है, तो नई लोकसभा चुन के आएगी और नई लोकसभा की पहली सीटिंग से 30 दिन के अंदर उस फाइनेंशियल इमरजेंसी पे वो नई लोकसभा डिसीजन लेगी। बट इन द मीन टाइम अगर राज्यसभा उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंटिन्यू कर देती तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। समझ गए? ठीक है, तो यहां पर राज्यसभा का भी एक मेजर रोल निकल के आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। वैसे तो नेशनल इमरजेंसी का भी कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं था, बट हर एक साल पे, हर 6 महीने पे आपको नेशनल इमरजेंसी को दोबारा अप्रूव करना था, हर 6 महीने पे आपको प्रेसिडेंट रूल को दोबारा अप्रूव करना है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को आपको हर 6 महीने में अप्रूव नहीं करना है, एक बार लग गई वो चलती रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से जो रेजोल्यूशन आप पास करवाओगे वो सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना, किसी भी तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत कहाँ थी? नेशनल इमरजेंसी में। ना प्रेसिडेंट रूल में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है और ना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों में सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को खत्म करना है तो जैसे प्रोक्लेमेशन लाके प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई थी, वैसे ही एक प्रोक्लेमेशन, एक रेजोल्यूशन पास करेगा आपका प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन तो नहीं कह रहा, प्रोक्लेमेशन ही लाएगा। प्रोक्लेमेशन होता है मतलब डिक्लेरेशन, रेजोल्यूशन होता है मतलब कि किसी एक हाउस में आपने रेजोल्यूशन लेके आया, उसके ऊपर वोटिंग होगी। तो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है प्रेसिडेंट, तो उसने इमरजेंसी लगाई तो प्रोक्लेमेशन से लगाई, हटाई तो प्रोक्लेमेशन से हटाई। रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई एक इशू है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया पार्लियामेंट में, उसके ऊपर वोटिंग हुई, तो कुछ लोगों ने फेवर में वोट दिया, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया। तो जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू प्रेसिडेंट ने लगाई थी, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट हटा भी सकता है। किसी भी तरीके की पार्लियामेंट्री के अप्रूवल नहीं, जरूरत नहीं है उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाने के लिए। अब बात की जाए दोस्तों कि मान लीजिए कहीं पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती तो होगा क्या। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो फाइनेंशियल फील्ड में सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। यानी कि अब सेंटर साफ साफ स्टेट को ये बोल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल सकता है कि पैसा ठीक से खत्म करो, यहां मत खत्म करो, यहां खत्म करो, ऐसे खत्म करो। ठीक है ना। और आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास पूरी तरीके से ताकत आ जाएगी कि भैया स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है उससे वो पैसा निकाल के कहीं भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि बाद में इसका पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो सेंटर सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देगा कि आप यहाँ पैसा खत्म करिए, आप यहाँ पैसा मत खत्म करिए, पैसा हिसाब से खत्म करिए, सब कुछ है। उस समय पे आप देखोगे कि स्टेट के किसी भी इंप्लॉय की सैलरी और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी इंप्लॉय को या उसकी सैलरी को, अलाउंसेस को कम किया जा सकता है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंप्लॉय सैलरी को भी कम किया जा सकता है। अभी जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो सबको ये डर था कि भाई हो सकता है कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए। अभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती तो आईएएस, आईपीएस इन सबकी सैलरी कट हो सकती थी। इनफैक्ट प्रेसिडेंट की सैलरी भी कट हो सकती थी। आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान काट सकते हो। ठीक है ना। तो इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर पहला पॉइंट जो आप लक्ष्मीकांत को देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है कि सेंटर स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर कि पैसा संभाल के खत्म करो। प्रेसिडेंट कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा, सेंटर स्टेट से ये बोल सकता है कि आप अपने यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनको भी तनख्वाहें वनखाएं देते हो, तनख्वाहें थोड़ी कम करो, आधी करो, 75% करो, 25% करो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर बी पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए उस समय पे स्टेट की सरकार कोई मनी बिल पास करती है, कोई फाइनेंशियल बिल पास करती है, तो वो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल गवर्नर के एसेंट से पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस मनी बिल, फाइनेंशियल बिल को देखेगा स्टेट गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल देगा। यानी पहले जो मनी बिल सिर्फ गवर्नर के अप्रूवल से लॉ बन जाता था वो अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अप्रूवल देगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान कोई भी मनी बिल अगर राज्य की सरकार पारित करती है तो वो मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही जाएगा। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाह को काट सकता है। तो तीसरे पॉइंट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, आईएएस, आईपीएस, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एम्प्लॉयज, उनकी तनख्वाह काट सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी,
हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, इनकी सैलरीज और इनके अलाउंसेस को भी काटा जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी तो निकलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनके अलाउंसेस निकलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उनको तो काटा ही जा सकता है। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी की जब बात होती है दोस्तों, तो आप देखो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी निकलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, तो स्टेट को ये बोला जा सकता है कि भैया हाई कोर्ट के जजेस की इतनी तनख्वाह काट दो। तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी कंडीशंस होती हैं, जो सर्विस कंडीशंस होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट के बाद बदली नहीं जा सकती ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान उनकी तनख्वाहें काटी जा सकती हैं। अब यहां पे दोस्तों जब इमरजेंसी की बात हुई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि एच.एन. कुंजरू साहब हैं, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, एच.एन. कुंजरू साहब हैं। एच.एन. कुंजरू साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। इन्होंने क्या बोला कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, दे आर एक्चुअली अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है ना, तो मतलब कि अगर आप इस फाइनेंशियल प्रोविजंस के डेडली प्रोविजंस को लेके आओगे तो सेंटर भैया पैसों के फील्ड में स्टेट को डरा सकता है। ऐसा किसने बोला? एच.एन. कुंजरू साहब ने। यहां पे पलट के बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला? देखिए बाबा साहब का क्या था कि भैया संविधान बाबा साहब ने बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब भी संविधान के किसी आर्टिकल पे बातचीत होती थी ना, तो नेचुरली बाबा साहब वहां पे प्ले में आ जाते थे, उनसे पूछा जाता था, क्योंकि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता था, उनसे बोला जाता था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो आप जवाब दो। तो यहां पे खड़े होकर बाबा साहब ने क्या बोला कि देखिए हमने ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो क्लॉज डाला है वो हमने डाला है यूनाइटेड स्टेट्स में एक नेशनल रिकवरी एक्ट है। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, उस ग्रेट डिप्रेशन के चलते अमेरिकन पीपल को काफी नुकसान हो गया था, अमेरिका की इकोनॉमी काफी नीचे गिर गई थी। अभी उस समय पे जब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, तो उन डिफिकल्टीज को बचने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 1933 में बनाया नेशनल रिकवरी एक्ट। नेशनल रिकवरी एक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को एक ताकत दी गई कि जब भी इस तरीके की क्राइसिस आती है उस तरीके से जो राज्य के खर्चे हैं उनको कम किया जा सकता है पैसों को बचाने के लिए। कुछ ऐसा ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी किया जा रहा है कि भैया अगर देश के पास पैसा कम है, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, कुछ प्रॉब्लम्स हमको नजर आ रही है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो खर्चे को कम कर सकता है। फॉर्चुनेटली आप देखोगे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं गई। 1991 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, हमारे फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन बचे थे, हमारे पास केवल 10 दिन के इंपोर्ट करने का पैसा था, तो उस समय पे ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी, बट लगाई नहीं गई। और रिसेंटली कोविड के क्राइसिस के बाद भी ये बात उठी थी, बट एक्चुअली में हुआ नहीं। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए क्रिटिसिज्म तो तगड़ा होगा, इस तरीके के प्रोविजंस का क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो किसका होगा? भैया फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी हमारे देश में संविधान में फेडरलिज्म नाम के शब्द को मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी फेडरल तो है ही भाई, यूनियन के और स्टेट्स के बीच में ताकत बांटी गई। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत से लोगों ने बोला कि भैया अगर आप इस तरीके की इमरजेंसी लेके आओगे, और अब यहाँ पे सारे इमरजेंसी प्रोविजंस की बात हो रही है, आर्टिकल 360 खत्म हो चुका है, तो 352 के अंदर, 356 के अंदर और 360 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी है, जो प्रेसिडेंट रूल है जिसको आप स्टेट इमरजेंसी बोलते हो, और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों प्रकार की इमरजेंसी की अब यहाँ पे निंदा हो रही, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मीकांत के क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस में। तो बोला गया कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने आप को ताकतवर कर सकती है और राज्य की सरकारों को दबा सकती है। दूसरा ये बोला गया है कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा ताकत देते हैं, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की ताकत को भी कम कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेटर की ताकत को भी कम कर सकती है। अभी स्टेट लेजिस्लेचर की ताकत को तो कम कर ही सकती है, पार्लियामेंट की ताकत को भी कम कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी हो पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके जो लीडर्स हैं टॉप पे, वो एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और ऐसा हुआ था 1975 से लेकर 1977 में। ठीक है, तो ये जो क्रिटिसिज्म था ये बहुत सही था, उस समय पे यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी की सारी ताकत चली गई थी। फिर ये बोला जाएगा कि
कि भैया इस इमरजेंसी के चलते प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकता है। अभी बोला तो ये गया कि प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकता है, बट एक्चुअली में प्रेसिडेंट थोड़ा डिक्टेटर बनेगा, उसके पीछे जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये डिक्टेटर बन सकते हैं। फिर भैया स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अभी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंसान को अगर आप दबा सकते हो आज की दुनिया में, तो सबसे ज्यादा किसके दम पे दबा सकते हो? पैसे के दम पे। पैसे के सामने तो भैया पूरी दुनिया ही झुक जाती है। तो अगर आप स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीन लोगे तो ऑब्वियसली बात है फेडरलिज्म के सिद्धांत के अगेंस्ट चले गए आप। और ये बोला गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी चीजें आप लगाते हो तो जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स है ना वो गए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? फिर तो हमारे डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ही हिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सब बातें उस समय पे बोली गई। यहाँ पे एक मेंबर बहुत एक्टिव थे जिनका नाम था एचवी कामत। एचवी कामत साहब ने कहा कि भैया ये तो आप टोटलिटेरियन स्टेट बना रहे हो, यहाँ तो एग्जीक्यूटिव वो डिक्टेटर बन जाएगा, फिर तो ये पुलिस स्टेट बन जाएगा, पुलिस जो चाहेगी वो करेगी। फिर ये जो आइडियल्स हैं आपके लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या रह गया? ठीक है ना, आप तो हजारों लाखों करोड़ों इनोसेंट मेन और वुमेन के राइट्स और लिबर्टीज को खतरे में डाल रहे हो। फिर तो ये देश एक ऐसा देश होगा जहां पे एक इंसान को तभी पीस मिलेगा जब वो अपनी कब्र में होगा। तो इस तरीके की बातें बोली एचवी कामत साहब ने। एचवी कामत साहब ने यह भी बोला कि यहाँ पे इस इमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू प्रेसिडेंट को जो ताकतें दी जा रही हैं वो तो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। तो इस तरीके की बातें। फिर केटी शाह जी का भी स्टेटमेंट दे रखा है। केटी शाह जी ने क्या बोला है कि देखिए इन इमरजेंसी के प्रोविजंस के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आप दो लोगों के अगेंस्ट ताकत दे रहे हो। एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेसिवली ताकत बना रहे हो स्टेट्स के सामने, दूसरा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेसिवली ताकतवर बना रहे हो लोगों के सामने। तो ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही रह जाएगी लोगों की तरफ और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की तरफ थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो भी फेडरलिज्म का सिद्धांत है, जो भी इंडिविजुअल लिबर्टी का सिद्धांत है, ये तो बस नाम के रह गए। तो जो हमारे देश में लिखा हुआ है कि लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, ये तो केवल ऑन पेपर रह जाएगी, केवल नाम की रह जाएगी, एक्चुअल में तो एक्सरसाइज होगी नहीं। तो इस तरीके की बातें चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में। देखिए जब इन इमरजेंसी के प्रोविजंस पे आपको मैं बताता हूँ, जब हमारा संविधान पारित हो रहा था ना उससे पहले एक बहुत लंबी बहस चली थी। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 47, 48 एक बहुत लंबी बहस चली संविधान के प्रोविजंस पे। 26 नवंबर 1949 को साइन हुए और 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली प्रोमलगेट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 1949 और जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके बीच का जो 3 साल का गैप था, इस 3 साल के गैप में संविधान के एक एक प्रोविजंस पे बहस चली है। उन एक एक प्रोविजंस की बहस में जिनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने क्या क्या बोला इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स आज भी रिकॉर्ड्स में है गवर्नमेंट के पास, उनको पढ़ा जा सकता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबके व्यू पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि मैंने आपको एचवी कामत साहब का व्यू पॉइंट बताया, केटी शाह जी का व्यू पॉइंट बताया। इन व्यू पॉइंट्स के अगेंस्ट बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने या फिर जो दूसरे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या काउंटर कमेंट्स दिए वो भी वहां पे लिखे हुए हैं। फिर टीटी कृष्णमाचार्य जी की बात करते हैं। टीटी कृष्णमाचार्य जी बोलते हैं कि प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव को आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप दे रहे हो, मतलब डिक्टेटरशिप तो दे रहे हो और उस डिक्टेटरशिप का मेंशन आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हो। कुंजरू साहब ने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए बोला, जैसे कि मैंने पहले बताया एच एन कुंजरू साहब बहुत परेशान थे, उन्होंने बोला कि भैया ये इमरजेंसी प्रोविजंस तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीन रहे हैं स्टेट की। लेकिन देखिए कुछ लोगों ने इमरजेंसी के फेवर में भी बात की, जैसे कि एक पर्सन है अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं दे आर वेरी लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई देखिए अगर देश तो तब रहेगा ना जब देश यूनाइटेड है। इस तरीके के प्रोविजंस को देश को यूनाइटेड रखने के लिए जरूरी है। तो कल की डेट में कोई स्टेट बोलता है कि हम इंडिया का पार्ट है ही नहीं, हम देश से अलग हो रहे हैं, तो उस समय पे सेंटर के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर संविधान में इस तरीके की चीजें होंगी नहीं तो एनार्की फैल जाएगी। एनार्की को रोकने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए। फिर आगे बात की जाए तो महावीर त्यागी जी ने क्या बोला कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी यूनिट जाती है या देश का कोई हिस्सा जाता है तो उस चीज में हमारे संविधान को, हमारे देश को डिफेंड करने में यूज आएगा। बाबा साहब ने भी बोला कि देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि इन प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है,
इन प्रोविजंस को अब्यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, लेकिन फिर भी हमारे देश की इंटीग्रिटी और नेशनलिटी, ये इंटीग्रिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी को बचाने के लिए ये सारे प्रोविजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इमरजेंसी चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, पार्ट 3 ऑफ द, ये जो बुक है पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले बात होगी प्रेसिडेंट की। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, और फिर क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड कंडीशंस पे हम लोग जाना शुरू करेंगे प्रेसिडेंट की। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन समझा रहा हूँ। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।